नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये घटना चक्र की पूर्वावलोकन की बुक्स हैं। ये आपका इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और साइंस। ठीक है, तो ये जो 6 बुक्स हैं, इन 6 की 6 बुक्स को हम इस चैनल पर कवर अप करेंगे। और ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है कि 14 मई को जो आपका पेपर है उससे पहले तक ये सारी बुक्स कंप्लीट करा दी जाएंगी। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करना है और हर एक वीडियो को कंप्लीट देखना है। इस बात की बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि वीडियो का लेंथ क्या है। 14 मई से पहले आपका सब कुछ यहां पर कवर अप हो जाएगा। घटना चक्र से जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत जो है नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करिए ताकि अपकमिंग हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की। ठीक है, अभी जो ये पहला चैप्टर चल रहा है इसके कुछ टॉपिक रह गए हैं। उन्हीं टॉपिक्स को कवर अप करेंगे और जो भी थ्योरी पार्ट में यहाँ पर दिया हुआ है उस सबको यहाँ पर देखेंगे और समझते हुए चलेंगे। लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने वाटर साइकिल और जो कार्बन साइकिल थी उसको देखा था। इसके अलावा हमने बात करी थी वायुमंडल की। ठीक है, अभी आज का जो ये हमारा वीडियो रहेगा इसमें हम स्टार्ट करेंगे पर्यावरण सुरक्षा से। आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। दोस्तों, जब यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, पर्यावरण सुरक्षा की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि जो ये प्रदूषण है, जो पॉल्यूशन है, ये जो है पर्यावरण कि जो सुरक्षा है उसके लिए एक संकट है। ऑब्वियस सी बात है, पर्यावरण की सुरक्षा का मतलब ही क्या है कि जो प्रदूषण हो रहा है उसको किसी तरीके से रोका जाए और पर्यावरण हमारा साफ स्वच्छ रहे। वहीं अगर हम धारणीय विकास पर की बात करें तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम सही से यूज़ करें ताकि जो वर्तमान पीढ़ी है वो उसका लाभ ले सके और आने वाली पीढ़ियाँ भी उसका बेनिफिट उठा पाएँ और पर्यावरण की जो सुरक्षा है उससे हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये आती है कि धारणीय विकास और जो कागज के थैले हैं इनका प्रयोग जो है ये क्या है, आपका पर्यावरण सुरक्षा के सकारात्मक पहलू से संबंधित है। अब कागज के थैलों का मतलब क्या है, ऑब्वियस सी बात है जब कागज़ का यूज़ किया जाएगा, ठीक है, तब पॉलीथिन वगैरह इस सब का यूज़ खत्म होगा, धीरे धीरे कम होगा, तो इससे जो हमारा पर्यावरण है वो स्वच्छ बना रहेगा। वहीं वातानुकूलन यानी कि जो एसी हैं इनका पर्यावरण सुरक्षा के नकारात्मक पहलू से संबंध है। क्यों संबंध है, क्योंकि जो एसी वगैरह होते हैं इससे जो गैसेस निकलती हैं ये ओजोन लेयर डिप्लीशन में बहुत ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन रहता है और इन्हीं की वजह से जो है ओजोन लेयर डिप्लीट होती है, मतलब उसको नुकसान होता है। जबकि अगर हम बात करें गरीबी कम करने से को लेकर तो गरीबी कम करने से पर्यावरण पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरीके के प्रभाव पड़ते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध है, जबकि धारणीय विकास, कागज के थैलों का प्रयोग और वातानुकूलन इनका पर्यावरण से प्रत्यक्ष संबंध है। इसके बाद आगे देखें, वहीं दूसरी ओर जो प्राकृतिक आवास का विनाश है यानी कि जो नेचुरल हैबिटेशन है उसको अगर डिस्ट्रॉय करते हैं, बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता की हानि करते हैं या फिर प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण करते हैं तो उस सब से भी क्या होता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और इसी को क्या बोला जाता है, पर्यावरण अपकर्ष बोला जाता है। पर्यावरण अपकर्ष प्राकृतिक या मानवजनित दोनों तरीके का होता है, जबकि अपक्षय ये चट्टानों की टूट फूट कि वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन और वियोजन द्वारा ढीली पड़कर एवं विदीर्ण होकर अपने स्थान पर ही बिखर कर रह जाती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझते हुए चलेगा। देखिए यहाँ पर ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, एक चीज़ यहाँ पर बोला गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो बहुत ज़रूरी है अगर हम अपने नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। दूसरी तरफ बोला गया है कि भाई जो भी प्रदूषण होता है, जो पॉल्यूशन होता है, उसकी वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट है ये बहुत ज़्यादा हैम्पर होता है और ये सही बात है। इसके लिए अगर आप कहीं नहीं भी पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत भी अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो आप समझ सकते हैं इन सब चीज़ को। तीसरी बात यहाँ पर क्या बोली गई है कि जो नेचुरल हैबिटेशन है अगर उसका विनाश करा जाए। नेचुरल हैबिटेशन का मतलब क्या है, जो जीव जंतु वगैरह हैं ये सब अगर जंगलों में रहते हैं, आप जंगल काट दीजिए, उससे क्या होगा, आपका नेचर ही तो ख़राब होगा। वो जो जीव जंतु है उनका आपने नेचुरल हैबिटेट ख़राब कर दिया और अपने आप को मतलब आप डेवलप होने के लिए, अपने आप को एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में इस्टेब्लिश करने के लिए आप जंगलों को काट रहे हैं, आप जो पॉल्यूशन है उसको डंप कर रहे हैं समुद्र में या फिर नदियों में, तो उस तरीके से आप वहाँ पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनके नेचुरल एनवायरनमेंट को आप पूरा बर्बाद कर रहे हैं, उनके हैबिटेट को आप बर्बाद कर रहे हैं।
अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अल्टीमेटली आपका जो एनवायरनमेंट है वही तो हैम्पर हो रहा है, वही तो खराब हो रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पर कहने का मतलब है, और यही सब क्या कहलाता है आपका पर्यावरण अपकर्ष। एक तो हो गया, ये हो गया मानव जनित। अब किस तरीके से ये, मतलब नेचुरल तरीके से कैसे होता है? नेचुरल तरीके से मतलब ये है कि अगर मान लीजिए अर्थक्वेक आया और अर्थक्वेक में पूरा का पूरा जंगल बर्बाद हो गया, ठीक है, बाढ़ आई, बाढ़ आने से क्या हुआ कि मतलब जहाँ पर बाढ़ आई पूरा, अगर खेती और वो आपका बाग वगैरह कुछ भी थे तो वो पूरे वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है। या फिर जंगल था, वहाँ पे जीव जंतु थे, वो बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ पर मर गए क्योंकि उनका नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो हैम्पर हुआ। तो ये प्राकृतिक जनित कारण है। अब इसके बाद इन्होंने यहाँ पर ये बताने की कोशिश करी कि चट्टानों का जो अपक्षय होता है, ठीक है, एक ये पर्यावरण अपकर्ष की बात हो रही है और दूसरा यहाँ पर अपक्षय की बात हो रही है। अपक्षय का मतलब चट्टान जो है वो जब सिकुड़ती है और जब फैलती है तो उस पूरे ड्यूरेशन में वो क्या होता है, चट्टानें धीरे धीरे अपनी ही जगह पर टूटकर बिखर जाती हैं। इसी को क्या बोला जाता है, अपक्षय बोला जाता है चट्टानों का, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है। अभी हमने समझा है पर्यावरणीय अपकर्ष क्या है। पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, ऑब्वियस सी बात है कि डिग्रेड हो जाएंगे, जो नेचुरल क्वालिटीज़ हैं, जो पर्यावरणीय गुण हैं वो डिग्रेड होंगे, सही बात है। मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, मतलब इंसान की हरकतें कुछ इस तरीके की होंगी कि वो जो है नेचुरल जो चीज़ें हैं उसके अंदर प्रतिकूल परिवर्तन लेके आएगा, विपरीत परिवर्तन लेके आएगा। तो ये वाली बात भी सही है। इसके बाद पारिस्थितिकीय विभिन्नता के फलस्वरूप जो है या फिर परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन, ये वाली बात भी सही है कि भैया इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर वही सब दिया हुआ है, कुछ खास यहाँ पर देखने के लिए नहीं है। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि अपक्षय का विचार किससे संबंधित है। अभी हमने देखा है कि जब चट्टान जो है वो अपनी ही जगह पर टूट कर बिखर जाए, उसी को क्या बोला जाता है, चट्टानों का अपक्षय बोला जाता है। यानी कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभाजित करती है। ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। अभी हमने देखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तो भैया डायरेक्ट रिलेशन है और ये पर्यावरणीय सुरक्षा में सहयोग करता है। वहीं एसी की हम बात करें तो ये ओजोन लेयर डिप्लीट करता है, ये तो होने से रहा, मतलब ये तो सीधे सीधे। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए सीरियस हैं और आप लोग चाहते हैं करंट अफेयर्स को बेहतरीन करना, क्योंकि घटना चक्र से सिर्फ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर अप होंगे, करंट अफेयर नहीं होगा, ठीक है। सो करंट अफेयर्स को कवर अप करने के लिए 2500 क्वेश्चन का करंट अफेयर्स का पीडीएफ आप करियर मित्रा से ले सकते हैं और इसमें आपका पिछले 1.5 साल तक का करंट अफेयर कवर अप हो जाएगा। आपको कोई बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको सिंपली ये जो हमारे 2500 क्वेश्चन रहेंगे इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, दैट विल बी मोर देन इनफ। देखिए करंट अफेयर आपका 30 से 35 नंबर का आता है और मेरा आपसे प्रॉमिस है इस वाले पीडीएफ को पढ़ने के बाद इसमें से कम 25 क्वेश्चन आपके 100% यहाँ पर करंट अफेयर्स के निपट जाएंगे। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको जो पेमेंट करना होगा 750 रुपीज़ का करना होगा, बट 750 भी नहीं करना होगा। अगर आप 5 अप्रैल से पहले तक इस पीडीएफ को परचेज करते हैं देन यू नीड टू पे ओनली 500 रुपीज़। सिर्फ 500 रुपये का आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट आपको किस नंबर पे करना है, कैसे करना है, उस सब की जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं 9027281376 और 6395649901। इन दोनों नंबर्स में से किसी भी नंबर पर आप कॉल, व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम के थ्रू संपर्क कर सकते हैं और ये जो पीडीएफ है इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। सुरक्षा से समझौता है पर्यावरण की। गरीबी कम करना, ये अभी हमने पढ़ा है कि ये अप्रत्यक्ष संबंध है क्योंकि इसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलू हैं। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका बी, ठीक है। कागज के थैलों का प्रयोग जो है ये भी सकारात्मक प्रयोग, मतलब सकारात्मक चीज़ लेके आता है। चलिए इसके बाद अगला जो यहाँ पर पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 के प्री में ज़रूर देखने को मिलेगा, धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर कि ये जो धारणीय विकास है या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाता है। इसी तत्वाधान में धारणीय विकास लक्ष्य बनाए गए हैं जिन्हें वर्ष 2030 तक, ये ईयर आपको याद रखना है, प्राप्त करने का लक्ष्य है। मतलब 2030 तक हम वो सारे जो लक्ष्य हैं
सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर उनको अचीव कर लेंगे। ये एक टारगेट रखा गया है, टारगेट ईयर है। धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम वर्ष 2012 में Rio+20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी यहाँ पर याद रखना चाहिए। यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट बात है कि कौन कौन से जो लक्ष्य हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, उनको आपको एक एक पॉइंट वहाँ पर याद रखना है कि कौन कौन से नंबर पर कौन कौन सा है। ठीक है, टोटल कितने हैं? 17 हैं। पहला लक्ष्य क्या हो सकता है? पहला लक्ष्य है गरीबी की समाप्ति, क्योंकि जब तक गरीबी की समाप्ति नहीं होगी, इंसान की जो नीड है वो नेचुरल सोर्सेज पर ही डिपेंडेंट रहेंगी। वो जंगल काटेगा, उसी से अपना भरण पोषण करेगा, एनर्जी भी वहीं से लेके आएगा, क्योंकि उसके पास पैसा तो है नहीं, और पैसा नहीं होगा तो भैया गैस सिलेंडर नहीं लेके आओ। वो समझ रहे हैं? बेसिक चीज़ें समझ के बस चलते चलिए तो आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन सा। सबसे पहला पॉइंट, पहले तो गरीबी खत्म करो। जब गरीबी खत्म होगी तभी तो आपकी भुखमरी से मुक्ति होगी। तो सेकंड पॉइंट है कि भुखमरी से मुक्ति पानी है। पहला है गरीबी की समाप्ति, गरीबी की समाप्ति हो जाएगी तो भुखमरी से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद है लोगों के स्वास्थ्य एवं आरोग्यता, यानी कि लोग जो हैं वो स्वस्थ रहें और उनके अंदर कोई रोग ना हो। तो जब आप बढ़िया से न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी हेल्थ सही होगी। तो सबसे पहले पॉवर्टी ख़त्म करो। पॉवर्टी ख़त्म करने के बाद क्या हो, आप सबसे पहले आप गरीबी ख़त्म करो, यानी कि पॉवर्टी ख़त्म करो। दूसरा है आपका भुखमरी आप ख़त्म करो, यानी कि न्यूट्रिशियस फूड आप खाओ, हेल्दी फूड आप खाओ। इसके बाद जब हेल्दी फूड खाओगे तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। ठीक है, आपके अंदर कोई डिजीज़ नहीं होगी, यानी कि हेल्थ अचीव करेंगे आप। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका गुणवत्ता परक शिक्षा। अगर आप स्वस्थ होंगे तभी तो आप शिक्षा के बारे में सोच पाएंगे। इसके बाद अगला क्या आ जाएगा आपका एजुकेशन। एक एक पॉइंट को यहाँ पर समझते चलिएगा। एग्जामिनेशन में आपको सूची की रूप में भी दे सकता है, 2 सूची दे देंगे। एक में आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट दे देंगे और एक तरफ कहेंगे कि कौन से नंबर का है ये। इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। अब जब गुणवत्ता परक शिक्षा होगी, शिक्षा के बाद ही आप लैंगिक समानता यानी कि जेंडर इक्वलिटी के बारे में यहाँ पर समझ पाएंगे। ठीक है, उसको अचीव करने की तरफ बढ़ पाएंगे। इसके बाद बात होती है कि आपको जो पानी मिले, जो जल मिले, वो सही हो और स्वच्छता की तरफ यानी कि सैनिटेशन की तरफ आप जा पाएँ। जब लैंगिक समानता होगी, गुणवत्ता परक शिक्षा होगी, तभी तो आप वाटर की क्वालिटी वगैरह के बारे में सोचेंगे, या फिर आप स्वच्छता या फिर सैनिटेशन के बारे में समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा। अब यहाँ से थोड़ा सा लीक से हट के बात आती है। यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं कि आपको जो एनर्जी मिले वो एनर्जी किफ़ायती हो और स्वच्छ हो, क्लीन एनर्जी, यानी कि हम जो है फॉसिल फ्यूल्स कम यूज़ करें और क्लीन एनर्जी या फिर हम कहें तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसका ज़्यादा यूज़ करें, जैसे कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इस सब का। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास। अब जो है अच्छा आपको काम करने का मौका मिले और जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हो पाए। तो ये आपको सारे नंबर वाइज एज इट इज़ याद रखने। सबसे पहले गरीबी समाप्ति करना, ये मेन पॉइंट है। गरीबी अगर नहीं होगी उसके बाद ही आपको भरपेट खाना मिलेगा तो आप भुखमरी से लड़ पाएंगे, भुखमरी से मुक्ति मिल पाएगी। भुखमरी से मुक्ति मिल जाएगी तो आपका स्वास्थ्य सही होगा। जब स्वास्थ्य सही होगा तभी आप शिक्षा के बारे में सोच पाएंगे। जब शिक्षा आपको प्राप्त होगी तभी आप लैंगिक समानता या फिर जेंडर इक्वलिटी की बात को कर पाएंगे या उसको समझ पाएंगे। तो लैंगिक समानता जब आप समझेंगे, अब शिक्षा आपको मिल रही थी तो लैंगिक समानता सबसे पहले समझेंगे। उसके बाद जो वाटर और सैनिटेशन की वैल्यू है, स्वच्छता की, वो आप समझ पाएंगे। किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा आपको मिलती रहनी चाहिए, ये 7वां लक्ष्य है। ठीक है, इसके बाद 8वें लक्ष्य की बात करें तो ये है आपका उत्कृष्ट कार्य आपको मिले और जो आर्थिक विकास है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो आपका हो पाए। इसके बाद 9 नंबर का जो पॉइंट है इसमें बात करी गई है उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास। इसके बाद 10वें नंबर में असमानताओं में कमी लेके आना, यानी कि डिस्पैरिटी जो है, डिफरेंसेस जो हैं वो डिफरेंसेस कम हो पाए। इसके बाद 11 नंबर है संवहनीय शहरों और सामुदायिक विकास, यानी कि जो आपका कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट है वो यहाँ पर हो पाए और शहर ऐसे हों जो संवहनीय हों। इसके बाद जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पाद, यानी कि जो हम उपभोग कर रहे हैं, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं और जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कैसा हो, पूरी जिम्मेदारी के साथ हो, अंधाधुंध कुछ भी ना हो। इसके बाद 13 नंबर जलवायु कार्रवाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर यहाँ से हम बात करेंगे किसकी, जलीय जीवों की सुरक्षा की, यानी कि जल में जो जीवन है उसको सुरक्षित रखें हम। इसके बाद थलीय जीवों की सुरक्षा, यानी कि 14 और 15 पे हम जीवों की तरफ आ चुके हैं कि इनका जो है जीवन
सुरक्षित रहे। 13 से आप देखोगे तो जलवायु शुरू हुआ। जलवायु से हमने किसकी बात करी कि जो जल में जीवन है वो सुरक्षित रहे, स्थलीय पारिस्थितिकी में जीवन सुरक्षित रहे। इसके बाद 16 नंबर है कि शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं बने। ठीक है, इसके बाद 17 नंबर है कि लक्ष्यों के लिए भागीदारी। तो इस तरीके से ये 17 लक्ष्य हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। SDG 3 जो है वो सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए स्वास्थ्य एवं आरोग्य जीवन को बढ़ावा देना सुनिश्चित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आगे हम बात करें कि क्या कुछ और दिया हुआ है। तो उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs का निर्धारण किया है, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। ये हम ऑलरेडी अभी देख चुके हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की अधिक जानकारी के लिए या फिर प्रगति जानने हेतु सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो है इसका निर्माण किया गया है। ये जो सूचकांक है ये 17 सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में सामाजिक समावेश, आर्थिक विकास की स्थिति और पर्यावरण की सततता से संबंधित उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है। ठीक है, वर्ष 2021 में इस सूची में भारत जो था वो 120वें स्थान पर था, यानी कि 120th प्लेस पर था। यहाँ पर जो दिया हुआ है ये आपका 2021 में जो भारत की रैंकिंग थी वो कितनी थी, 120 नंबर पर थी। अभी जो 2022 का रैंकिंग जारी किया गया था जून 2022 में, तो इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी थी, 121 थी, 121। ये आपको याद रखना है। पहले स्थान पर फिनलैंड 2021 में भी था और 2022 में भी फिनलैंड जो था वो पहले स्थान पर ही था। इसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि चलिए पहले स्थान पर तो फिनलैंड था, बट दूसरे स्थान पर अब जो है 2022 में डेनमार्क आ गया है और तीसरे स्थान पर आपका स्वीडन आ गया है। टॉप 3 प्लेसेस जो हैं इसमें ये डिफरेंसेस आए हैं कि फिनलैंड तो अपनी जगह पर बना हुआ है, बट डेनमार्क सेकंड नंबर पर आ गया और स्वीडन जो है वो थर्ड नंबर पर आ गया। इंडिया का जो प्लेस था वो कितना है, 121 है 2022 की रैंकिंग में। इसके अलावा आपको ये याद रखना चाहिए टोटल जो 2022 में कंट्रीज़ को शामिल करा गया इस इंडेक्स में, ये 163 देशों को किया गया। इसके अलावा अगर हम इसके विषय की बात करें कि विषय क्या रहा या फिर केंद्रीय जो मतलब सेंट्रल थीम जो थी इसकी वो क्या थी आपकी, संकट। इसको एज इट इज़ चाहे तो नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज करंट अफेयर्स का ये पोर्शन में हमने कवर अप करवाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, जो 2500 क्वेश्चन का सेट है। तो संकट से सतत विकास तक, ठीक है, संकट से सतत विकास तक SDG वर्ष 2030 और उसके आगे के रोड मैप के रूप में। ठीक है, ये सेंट्रल थीम रहा कि संकट से सतत विकास तक SDG वर्ष 2030 और उसके आगे के वर्षों के रोड मैप के रूप में। ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं। अब ये जो यहाँ पर लिस्ट दे रखी है देखिए 2021 का है, तो इसको यहाँ पर याद करना या फिर देखने का कोई भी मतलब नहीं है। अब यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड उनको देख लेते हैं। धारणीय विकास के कई आयामों में धारणीय कृषि भी एक पहलू है। वर्ष 2003 में जो UNO है उसके द्वारा सतत विकास का वर्ष घोषित किया गया था, किसको, 2003 को। ये आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए कि सतत विकास का लक्ष्य जो है वो वर्ष जो है वो 2003 को घोषित किया गया था। धारणीय कृषि का क्या मतलब है, पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। मतलब आप एग्रीकल्चर करें लेकिन इस तरीके से करें कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको नुकसान ना पहुंचे और वो लंबे समय तक काम कर पाए। वर्तमान में भारत की लगभग 55% जनसंख्या जो है कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर निर्भर करती है। अगर अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि होगी तो उसकी वजह से खाद्य समेत अन्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता महसूस होगी और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करी जाएगी कि उत्पादन किया जाए। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो रासायनिक खाद हैं या उर्वरक हैं यानी कि केमिकल्स हैं जो डाले जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो, और जहरीले कीटनाशकों का भरपूर यूज़ किया जाएगा, ठीक है, ताकि पैदावार को बढ़ाया जा सके। लेकिन इससे जो प्राकृतिक असंतुलन है और जो मृदा यानी कि सॉइल की जो क्वालिटी है और उसकी जो फर्टिलिटी है वो बहुत ज़्यादा उस पर इफ़ेक्ट होगा और डिस्ट्रॉय होगी।
इससे मानव के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। आपने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट सुने होंगे किसी एक पर्टिकुलर गांव में या फिर एरिया के अंदर कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। उसका रीज़न क्या होता है कि वहाँ के जो पानी है उसमें आर्सेनिक बहुत ज़्यादा मात्रा में, अब वो फैक्ट्रीज़ की वजह से भी आर्सेनिक जो है पानी में घुल जाता है, और दूसरा जो गलत तरीके से एग्रीकल्चर होता है उसके भी इम्पैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से कैंसर फैलता है बहुत तेज़ी से। इससे निपटने हेतु आज संपूर्ण विश्व का झुकाव जो है वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। इस हेतु जैविक खाद यानी कि बायो फर्टिलाइज़र का प्रयोग जो है वो किया जा रहा है। अब आगे हम बात करें तो भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन वर्ष 2014-15 से चल रहा है। यह मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना यानी कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का एक भाग है। जलवायु परिवर्तन के कारण मानव के समक्ष कई प्रकार की चुनौतियां प्रकट होती रहती हैं। आगे देखें तो क्लब ऑफ रोम, यहाँ की बात करें तो क्लब ऑफ रोम वैज्ञानिक, अर्थविदों, सिविल सेवकों तथा व्यवसायियों की एक संस्था है जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देती है। यह संस्था शोध, वाद विवादों, सम्मेलनों इत्यादि के माध्यम से वैज्ञानिक विश्लेषण कर इन सुझावों को उपलब्ध कराती है। बेसिस पर करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये करंट अफेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल भी आपको कोई पेमेंट करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए और यहाँ पर इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए टेलीग्राम पे, और जितने क्वेश्चंस यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे मिले हर एक क्वेश्चन को लगाइए, देखिए आपको आता है कि नहीं आता है, ठीक है। और उन क्वेश्चंस को एकदम से आप मगअप कर लीजिए बढ़िया से, ताकि एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चंस आए तो आप एटलीस्ट ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं वो, ठीक है। आपको याद होना है बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस कराए जाए उन हर एक क्वेश्चन को जो है आप अच्छे से पढ़िए, उस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। इसके लिए आपको सिंपली टेलीग्राम चैनल के हमारे ज्वाइन करना है उसको, और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दिया हुआ है उसका। यहाँ पर हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, क्या कुछ यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चंस में। पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक जिसको क्लब ऑफ रोम कहा जाता है उसके द्वारा इनको प्रस्तावित किया गया था। अवधारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। सो देखिए इस क्वेश्चन में जो पहला स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करेंगे तो अभी हमने थ्योरी में देखा है कि ये आपके 2012 में इनको प्रस्तावित किया गया था रियो में, ठीक है, +20 में। अब दूसरा स्टेटमेंट ये वाली बात यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन क्या होगा? सेकंड वन यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सो वही चीज़ यहाँ पर दी हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था। अब ये क्वेश्चन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये काफ़ी पुराना इवेंट है, ये 2017 का है। अब यहाँ पर 2023 के बारे में आपसे पूछा जाएगा या 22 के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष। अब ये वाले क्वेश्चन भी करने की यहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं है। वैसे भी एक चीज़ ज़रूर समझ के चलिएगा, जब इकोनॉमिक्स या फिर हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो उसमें रीसेंट डेटा पर ही आपको तवज्जो देनी है। इन क्वेश्चंस को करने का कोई भी औचित्य नहीं है क्योंकि बहुत पुराने इंडेक्सेस हैं ये, ठीक है। 4th नंबर का क्वेश्चन भी करने का कोई औचित्य यहाँ पर नहीं है। इसके बाद ये जो यहाँ पर क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है, तो ये अभी हमने देखा ही है कि भूमि का इस तरीके से यूज़ करें कि उसकी गुणवत्ता जो है वो अक्षुण्ण बनी रहे, मतलब उस पर कोई भी फर्क ना पड़े। ये यहाँ पर सही है। चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस खत्म हो गए। अगला टॉपिक यहाँ पर आ गया है, ये आपका पृथ्वी शिखर सम्मेलन। इसको हम करेंगे नेक्स्ट अपना जो वीडियो आएगा उसके अंदर कवर अप करेंगे, ठीक है। सो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए थे, मेरे थ्रू पढ़ना आपको अच्छा लगा हो, यहाँ तक आपने पूरा वीडियो देखा है, सो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए। बिल्कुल भी सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है उसको ज़रूर आप ज्वाइन करिए, और वहाँ पर जो डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स करवाए जा रहे हैं उन करंट अफेयर्स को ज़रूर फॉलो करिए। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।